ओके। अच्छा भाई, ये लेक्चर 53 अपलोड ज़रा हो गया हुआ था, मुझे अनहाइड करने में याद नहीं रहा था 53 कल वाला। तो ये ग्रुप में ज़रा जो है ना 8-10 दफ़ा मैसेज कर दिया करें फ़ौरन, एक दफ़ा अगर लेक्चर अपलोड ना हो, ताकि फ़ौरन हो जाए। फिर एक बच्चे ने मैसेज किया तो उसको पता नहीं चला। अच्छा, अभी जो आपका टेस्ट है सैटरडे को, वो तो मैंने आपको टर्म टेस्ट का सिलेबस बताया था ना कल। तो अभी जो कमिंग सैटरडे को टेस्ट है, टेस्ट नंबर कौन से? तो अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो वो चैप्टर 15 जो है ना उसी के अंदर से टेस्ट होगा। तो चैप्टर 15 में सेक्शन 114 से 119 जो हमने वो पढ़ा उसमें से होगा। न्यूमेरिकल तो नहीं होगा ना इसमें से, अब कोई वेल्थ स्टेटमेंट का आ गया वो और बात है, बाकी तो ओके। चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस, पेज 131। कल हमने पढ़ा था कि टैक्सेस दो किस्म के हैं। एक वो टैक्सेस हैं जो प्रॉफिट्स पे किए जाएं, वो टैक्सेस का नाम है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, इसके अलावा जो मर्जी टैक्स है वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा जी, पॉइंट बी, पॉइंट बी ये कहता है कि पॉइंट बी में ना अनलकीली मैं आपको बिजनेस के चैप्टर की मिसाल नहीं दे रहा, मिसाल मैं आपको एक और देने लगा हूं, क्योंकि बिजनेस के चैप्टर की पॉइंट बी की सच कोई मिसाल है नहीं। डिविडेंड इनकम आपने कमाई 1 लाख रुपया, इस पे टैक्स कितना बनेगा? 15,000। अब आप ये नहीं कह सकते, छुट्टी करने लगे भाई, खैरियत से हो? अब आप ये नहीं कह सकते यार खुदा के लिए आ जाएगा रोजाना, मैं आपके घर तक आ जाऊँ तो आप कहेंगे घर तक आ गए। अच्छा, वैसे तो आप वेलकम करेंगे, लेकिन बहरहाल तो डिविडेंड इनकम आपने 1 लाख रुपया कमाई, उस पर टैक्स कितना बना? 15,000। तो ये जो डिविडेंड इनकम पे टैक्स बना 15,000, ये 15,000 रुपए जो है ये आपका टैक्स है, इसको इनकम टैक्स कहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं डिविडेंड इनकम दोबारा कैलकुलेट करने लगा हूं, मैंने 1 लाख रुपया कमाया, मेरे से शहबाज शरीफ ने 15,000 ले लिया, मेरी तो 85,000 इनकम है, तो 85,000 पे 15% लगाओ। पर ये किन चक्करों में पड़ गया? फिर तुम पता क्या करोगे? फिर तुम कहोगे कि मेरी 85,000 इनकम है, 85,000 पे टैक्स बना, मिसाल के तौर पे 12,000, नहीं नहीं ये क्या हुआ, दोबारा मेरी इनकम, तो ये डिविडेंड इनकम मेरी 85,000 है, तो इसके ऊपर 12,000 टैक्स बना, तो मेरी तो इनकम हद होगी, इससे तो खत्म ही नहीं होगा फिर। तो मोहतरम, ये जो डिविडेंड पे आप टैक्स जमा कराते हैं हुकूमत को, ये टैक्स डिविडेंड इनकम में से खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत, बल्कि हमने पढ़ा था डिविडेंड ग्रॉस पे टैक्स देना है, कोई खर्चे खर्चे माइनस नहीं करने। तो मुझे बता दें, जो डिविडेंड इनकम आप 1 लाख कमा रहे हैं, इसमें से 15,000 जो टैक्स निकला है वो गवर्नमेंट को जमा करा के आने हैं, इस लाख में से माइनस करने हैं? बस गवर्नमेंट को जमा करा के, इस लाख में से माइनस करने की कोई तुक नहीं है। तो टैक्स कटा कितने? कटा 15,000 फ्रॉम अमाउंट अर्नड, अर्न कितनी हुई है? लाख, लाख पे कितना कटा? 15। इस 15 की खासियत अभी अभी मैंने बताई है, फॉलोइंग डिडक्शंस विल, ये जितनी पॉइंट्स हैं ना इस चैप्टर में सेक्शन 21 के अंदर, उसमें सबसे पहले आपने ये वाली लाइन मिला के पढ़ा करनी है, क्योंकि सेक्शन 21 की पहली लाइन तो पॉइंट ए के साथ भी मिलेगी, बी के साथ भी, सी के साथ भी। तो फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, ये वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? जो टैक्स कटा वो खर्चा नहीं है। किस पे कटा? जो अमाउंट आपने अर्न की। अर्न कितनी की? 1 लाख। तो अब हम लिखेंगे 15,000 टैक्स किसके ऊपर? ऑन डिविडेंड इनकम अर्नड ऑफ 1 लाख इज नॉट अ खर्चा, ये खर्चा नहीं है, क्योंकि अगर इसे खर्चा कह दिया तो फिर खतरनाक खतरा क्या हो सकता है बोले? फिर आप 1 लाख रुपए में से 15,000 माइनस करेंगे, फिर आप दोबारा कहेंगे मेरा टैक्स निकालो, तो ये तो पता नहीं क्या चक्कर चल पड़ेगा। तो इसलिए इस 15,000 को खर्चा नहीं कहना। कल भी हमने यही कहा था, इनकम टैक्स को खर्चा नहीं कहना, आज भी यही बात हो रही है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम डिविडेंड अर्नड बाय द पर्सन, अमाउंट को डिविडेंड, चलें भाई, अब आप अपने दाएं बाएं आगे पीछे चेक कर लें, अच्छे बच्चे सारे आ गए हैं पढ़ने वाले, आप समेत। और अगर सारे आ गए हैं तो अब आज हमारा मेन पॉइंट शुरू होने लगे, पॉइंट सी। तो ये 15,000 नॉट अ डिडक्शन, ये लाख में से माइनस नहीं कर सकते 15,000, फिर दोबारा 85,000 पर टैक्स निकालें।
अच्छा जी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आज जो आपसे डिस्कस करना है, पूरे लॉ की थीम है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि डॉलेंस वाले ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस की सेल में से हमने माइनस की मुलाजमीन की तनख्वाहें और हमने माइनस किया अपनी बिल्डिंग का किराया, क्योंकि किराए की बिल्डिंग में काम कर रही हैं। हमने माइनस किया, हमने कुछ लोगों को कमीशन दिया है क्योंकि वो कस्टमर हमारे पास लाए थे। फिर हमने एक और ख़र्चा माइनस किया, वो ख़र्चा है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, यानी कि कोई नॉन रेजिडेंट बाहर के मुल्क से आए थे, वो हमारी मशीन वगैरह सही करके दे गए, तो हमने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की। और इसी तरह मिसाल के तौर पे हमने प्राइजेस दिए, ये मुख्तलिफ हमने खर्चे किए हैं। तो जो खर्चा डॉलेंस के लिए खर्चा है वो आपको पता है दूसरे बंदे के लिए इनकम होगी। तो डॉलेंस के एम्प्लॉई इसको इनकम कहेगा और बिल्डिंग का मालिक मकान इसको इनकम कहेगा। जहां डॉलेंस इसको खर्चा कह रहा होगा, बिल्डिंग का मालिक मकान इसको इनकम कह रहा होगा। जहां डॉलेंस कमीशन को खर्चा कह रहा होगा, वहां जो बंदा कमीशन कमा रहा है वो इसको इनकम कह रहा होगा। जहां डॉलेंस नॉन रेजिडेंट की पेमेंट को खर्चा कह रहा होगा, जैसे नॉन रेजिडेंट से कोई मशीन सही करवा ली, वहां नॉन रेजिडेंट इसको इनकम कह रहा होगा। देखो भाई, आप बात तो सही कर रहे हो, जगह बनाते हैं सारे, लेकिन आपको भी टाइम पे आना चाहिए था। इस तरह सारे डिस्टर्ब होते हैं। जल्दी करें, आप बैठे, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जहां डॉलेंस प्राइस को खर्चा कहेगा, जहां प्राइस मिलने वाला उसको क्या कहेगा, इनकम कहेगा। तो जो चीज एक के लिए खर्चा होती है वो दूसरे के लिए इनकम होती है। अब आप सीए फाइनल के अंदर पढ़ेंगे कि सेक्शन 149 कहता है एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटो, डॉलेंस। सेक्शन 155 कहता है कि आप एम्प्लॉय को रेंट पे करते, अब मालिक मकान को रेंट पे करते हुए टैक्स काटो। सेक्शन 233 कहता है कि कमीशन जिस बंदे को दे रहे हो आप, उसको कमीशन देते हुए टैक्स काटो, क्योंकि डॉलेंस का ये खर्चा है, उस बंदे की इनकम है। सेक्शन नंबर 152 कहता है कि नॉन रेजिडेंट को कोई भी पैसे दे रहे हो टैक्स काटो। ये सेक्शन पहले हमारे सिलेबस में होते थे, फिर इनको अल्लाह भला करे आईकैप ने निकाल के चैप्टर 1, 2 और 3 हमारे सिलेबस में डाल दिया। अच्छा, इसी तरह फिर सेक्शन 156 कहता है कि जब आप किसी को प्राइस दो तो प्राइस देते हुए उसकी प्राइस इनकम पे टैक्स काटो। तो ये सारे सेक्शंस आप जो है वो पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर फिलहाल नहीं है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर ये सारे के सारे खर्चे, इनके ऊपर डॉलेंस टैक्स काटना भूल गया तो उसको सजा मिलेगी। डॉलेंस इज रिक्वायर्ड, इसके लिए जरूरी है, इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन ईच पेमेंट। ये जो मैंने लिखी है ना पेमेंट्स, डॉलेंस इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन ईच पेमेंट। डॉलेंस को चाहिए कि मैं हर पेमेंट पे टैक्स काटूं, लेकिन अगर डॉलेंस ने टैक्स ना काटा तो इसको सजा क्या मिलेगी, इसके लिए 2 मिनट इधर देखिएगा। डॉलेंस कहते हैं जी मेरी सेल है 100 रुपये, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं 50 रुपये, रेंट मैंने पे किया 2 रुपये, कमीशन पे किया 2 रुपये, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की 2 रुपये, प्राइस पे किया 1 रुपये। ये जवाब आ गया 43। तो डॉलेंस कहते हैं कि 43 मेरा प्रॉफिट है, मैं इस पर टैक्स देना चाहता हूँ। लॉ मेकर ने पूछा कि आपने टैक्स काटा है? डॉलेंस ने कहा हाँ, रेंट पे करते हुए मैंने टैक्स काटा है, कमीशन पे करते हुए मैंने टैक्स काटा है, नॉन रेजिडेंट को पैसे देते हुए मैंने टैक्स काटा है, प्राइस देते हुए मैंने टैक्स काटा है, सैलरी पे करते हुए टैक्स काटना मैं भूल गया, और मुलाजिमीन को ₹1,00,000 तनख्वाह देनी थी, पूरी लाख ही दे दी, टैक्स काटना भूल गया। तो अब आपको सजा ये मिलेगी, ये खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है, और आपका प्रॉफिट 43 से बढ़ के, ये रुपीज इन बिलियन है, 43 बिलियन की बजाय आपको 93 बिलियन पे टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 21 का लेवल चेकिए। तो अगर आप किसी खर्चे पे टैक्स ना काटें तो आपको सजा मिलेगी कि आपका खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा, आपका खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा। नोट कर लें। भाई जरा खड़े हो आप। कैसे यार, यानी कैसे एक जज्बा जाग जाता है कि मैं छुट्टी करूं, और कैसे हिम्मत हो जाती है क्या? यानी तबीयत खराब के साथ मैं तो आ जाता था, और मैं तो अभी भी आ जाता हूं जब भी तबीयत खराब हो। कितनी थी, 102, 3 या 9900? हाँ, क्या था? काफी ज्यादा बुखार तो नहीं था ना यार? हल्की फुल्की सर में दर्द, इग्नोर कर देते हैं, जवान बंदे हैं यार, हद होगी। कितने लोग तबीयत खराब हो उसके बावजूद भी आ जाते हैं, माशाल्लाह। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को लेकर साथ आए हों, लेकिन हिम्मत कर लिया करें यार। ये छोटा मोटा सर में दर्द, पेट में दर्द की तो बंदा ऐसे इग्नोर कर देता है। आइंदा छुट्टी करोगे? नहीं करोगे? फिर बैठ जाओ। हर अच्छा बच्चा ये नियत कर ले, आइंदा मैं छुट्टी नहीं करूंगा जब तक कि सीए पास ना हो जाए।
और कोई बात आपने करनी हो? तो जो चीजें डॉलेंस के लिए खर्चा है, वो ये जो 4-5 लोगों के मैंने नाम लिए, इन चारों पांचों के लिए क्या है? इनकम है। तो डॉलेंस को चाहिए इनको पेमेंट करते हुए टैक्स काटे। डॉलेंस ने ना काटा तो फिर गवर्नमेंट डॉलेंस को काटेगी। डॉलेंस ने क्या ना काटा? टैक्स ना काटा, तो गवर्नमेंट कैसे काटेगी? खर्चा होते हुए कहेगी ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, वो तो अलग होगा। ये जो टैक्स काट रहा है डॉलेंस एम्प्लॉय की सैलरी पे काट रहा है कि एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स बनता था, एम्प्लॉय इतना अच्छा है नहीं कि खुद जाके टैक्स जमा कराए, इसलिए डॉलेंस की जिम्मेदारी है टैक्स काटना। अच्छा, अब ये बता दें अगर टैक्स नहीं काटेगा डॉलेंस तो डॉलेंस को सजा क्या मिलेगी? ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। पढ़ें जी। लेट्स सी द सी। एनी खर्चा, अच्छा ऊपर से मिला के पढ़ना है। फॉलोइंग रिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। यार उधर उस क्लास में ये लूटी मची हुई है, मैं वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन किधर जा रहा है, अल्लाह ही पूछे। अच्छा, फॉलोइंग रिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये खर्चे, अच्छा ये मैं मुहावरतन कहता हूँ, खुदा के लिए जिंदगी में ऐसा फिक्र कभी ना किसी को बोलिएगा, तुझे अल्लाह पूछेगा कि तुझे तो अल्लाह ही पूछे, या तेरा मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, खुदा के लिए माफ कर दिया करें लोगों को। अच्छा, जाते जाते ये फिक्र ना कहा करें अगले को, तो चुप चुप चुप, फॉलोइंग बाद में बढ़ाना नहीं चाह रहा। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, अपने अंदर बहुत बड़ा दिल रखें, माफ करने का बहुत बड़ा जज्बा। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये खर्चे माइनस करने की इजाजत, और गुस्से वाला जो बंदा होता है टेंशन में, वैसे ही हर वक्त टेंशन में, थोड़ी सी चीज टेंशन में बैठा रहता है। और फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये खर्चे बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है। Any expenditure from which the businessman is required to collect or deduct tax। देखने में ये लग रहा है कि जिस भी खर्चे पे आपने टैक्स काटना था वो खर्चा माइनस नहीं हो सकता, लेकिन ये अधूरी बात है। However, वो खर्चा माइनस हो सकता है कब? चले मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। If the person has deducted the tax, अगर आप टैक्स काट लें तो वो खर्चा माइनस हो सकता है। टैक्स काटना जरूरी है या काट के हजम करना, सॉरी, टैक्स काटना जरूरी है या काट के गवर्नमेंट के खजाने में भी जमा कराना जरूरी है? टैक्स डिडक्ट भी करना जरूरी है, नंबर 1, और डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट खजाने में पे करना भी जरूरी है। तो दो काम करने हैं आपने। कॉलेज वालों ने सरासिफ की लाख रुपए सैलरी पे 10,000 टैक्स काटना भी है। क्यों निकल जाती है? अच्छा वो वीकली तनख्वाह लाख रुपए। अच्छा, तो कॉलेज वालों ने लाख रुपए सैलरी पे 10,000 टैक्स काटना भी है और काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा भी करवाना है। तो दो काम करने हैं बिजनेसमैन ने। नंबर 1, ही इज सपोज टू कट एंड ही इज सपोज टू पे द कटावा। जो टैक्स कटा है वो उसने पे भी करना। अब ये फिक्रा जरा याद कर लें ऊपर से मिला के। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। एनी खर्चा जिस पर बिजनेसमैन ने टैक्स काटना था वो अलाउड नहीं है, ऊपर से मिला के पढ़ें। लेकिन ये तो अधूरी बात है, पूरी बात। लेकिन बबलू वो अलाउ हो जाएगा अगर बिजनेसमैन टैक्स काटे और काट के जमा करवा दे जिस तरह के लॉ ने चाहा है। लॉ किस तरह चाहेगा कि प्रॉपर रेट लगाएं और जाके एफडीआर के खजाने में जमा करवाएं। ओके, दूसरा पॉइंट मैं नहीं पढ़ा अभी, तीसरा पॉइंट। एक रिलैक्सेशन है, असूली तौर पे ही रिलैक्सेशन होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी लॉ मेकर ने खुला दिल करके रिलैक्सेशन दे दी। अगर कॉलेज वाले सरासिफ की सैलरी पे टैक्स काटना भूल गए और बाद में एफबीआर वाले सरासिफ के घर तक चले गए तो सरासिफ कहेंगे आए तशरीफ रखें, आप टैक्स लेने आए हैं, ये लें, जाएं, कोई मसला नहीं, क्या हो गया, खैर। तो सरासिफ ने उनको टैक्स पे कर दिया। ऐसी सूरत में असूली तौर पे कॉलेज वालों को सजा स्टिल मिलनी चाहिए कि उन्होंने सरासिफ की सैलरी पे टैक्स नहीं काटा, बट ये सजा नहीं मिलती। अगर एम्प्लॉई खुद अपनी जेब से अपना टैक्स जमा करवा दे तो फिर कॉलेज वालों को रिलैक्स कर दिया जाएगा। चलो कोई नहीं यार, आपने जमा नहीं कराया, आपके एम्प्लॉई ने जमा करा दिया, आप दोनों एक ही हो, खैर है यार, तो मैं रिलैक्स करते हैं। तो अगर कभी कॉलेज वाले टैक्स काटना भूल जाएं और फिर जमा कौन करवा दे उसकी जगह? एम्प्लॉई खुद जमा करवा दे। यानी असूली तौर पर कॉलेज वालों को लाख नहीं देना ही 90,000 चाहिए था, लेकिन सरासिफ लेके चले गए घर पूरा लाख। अब 10,000 एफबीआर वालों ने उनसे बारों बार ले लिया, घर से ही ले लिया। तो ऐसी सूरत के अंदर भी कॉलेज वालों को खर्चा माइनस करने की सैलरी इजाजत है और सैलरी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। अब ये अधूरी सी बात लिखी है, इसे मैं पूरा कराने लगा हूं। इफ टैक्स इज
लेटर ऑन, इफ टैक्स इज लेटर ऑन रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, किसने? बाय टैक्स अथॉरिटीज, इट विल बी एज्यूम्ड एज पेड। ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि हुकूमत के खजाने में पे हो गया है। एंड नाउ बिजनेसमैन कैन डिडक्ट द सैलरी एक्सपेंस। अब बिजनेसमैन सैलरी को माइनस कर सकता है। एंड नाउ बिजनेसमैन कैन डिडक्ट द सैलरी एक्सपेंस। अब जरा फिक्रा ऊपर नीचे से मिला के पढ़ें। इफ द टैक्स इज लेटर ऑन रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय बाय टैक्स अथॉरिटीज, ये अज्यूम कर लिया जाएगा टैक्स हुकूमत तक पहुंच गया है और इसमें फिर बेनिफिट सुन ले क्या मिलेगा। एंड नाउ बिजनेसमैन कैन डिडक्ट द सैलरी एक्सपेंस। सब बिजनेसमैन खर्चा माइनस कर सकता है। ओके अच्छा, ये पेज 131 के ऊपर कल हमने जो कॉन्सेप्ट किया था टैक्स वाला, तो इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, बाकी टैक्सेस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं कल वाले का, फिर आज वाले का न्यूमेरिकल करते हैं। गाय तशरीफ ले जाएं। 21 इनकम टैक्स उल्टा बोल दिया, इनकम टैक्स नॉट अलाउड है, बाकी सारे अलाउड हैं। ओके नाइस। अच्छा जी, एक बिजनेसमैन कहते हैं जी मेरी सेल है 100 रुपया और मेरा कुछ टैक्स एक्सपेंस है और मैंने कुछ बिजनेस में रिपेयर्स करवाई हैं, ठीक है। तो ये सेल जो है पाया है और टैक्स एक्सपेंस और रिपेयर्स खोया है। टैक्स एक्सपेंस का हमने ब्रेकअप मांगा तो कहते हैं इसमें इनकम टैक्स है 10 रुपये और इसमें गाड़ियों का टोकन टैक्स है 40 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 50 रुपये, और रिपेयर्स मैंने कराई हैं 15 रुपये की। तो ये कहते हैं आप मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। शायद अकाउंटिंग के सर तो कहते हैं ये इस बंदे का प्रॉफिट है। अकाउंटिंग के सर तो ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ेंगे, वो कहेंगे ये इसका प्रॉफिट है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स अथॉरिटीज एंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे सॉल्व होगी? सेल बोलें, सेल में से खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है। सेल में से क्या माइनस करने की इजाजत होती है? खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है। तो सेल आ गई 100 लेस टैक्स एक्सपेंस, लेस टैक्स एक्सपेंस और लेस रिपेयर्स। रिपेयर्स का खर्चा एक बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, इसको आप माइनस कर लें, इसका कोई मसला नहीं। टैक्स एक्सपेंस जो है टोटल में से अगर मैं नॉट अलाउड माइनस कर दूं तो फिर न्यूमेरिकल के फेस पर अलाउड की फिगर निकल आएगी। इज इट सो? अब हिम्मत करके मुझे टोटल लिखवाएं कितने हैं। टोटल जिस तरह आप चलना चाह रहे थे मैं उस तरह नहीं चल रहा। टोटल कितने? 50। टोटल इज 50। इसमें कितना माइनस नहीं हो सकता? 10। तो कितना माइनस हो सकता है? 40। तो आप बता दें 100 माइनस 40 माइनस 15 कितना? 20 45। इट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये आपकी 45 निकल आई इनकम फ्रॉम बिजनेस। नोट कर लें। टोटल खर्चा कितना था? 50। 50 में से किस पे एतराज था टैक्स वालों को? इनकम टैक्स पे। उसे हमने क्या कर दिया? नॉट अलाउड। तो टोटल में से नॉट अलाउड माइनस कर दिया तो बाहर क्या निकल आएगा? अलाउड। और अलाउड वही बचा टोकन टैक्स। ये अलाउड क्लास पेपर में भी लिख के आएंगे या समझाने के लिए लिखा है जरा समझिए? पेपर में नहीं लिखे आना 100 माइनस अलाउड। जी जी हाँ, उधर भी माइनस करने की इजाजत है। नहीं, जो जिस साइड का होगा वही माइनस होगा ना। ये तो बिजनेस करते हुए हमें कोई चीज की रिपेयर करानी पड़ी है, वो घर किराए पे नहीं दिया। हाँ ये टांगे गायब कर दें। किस गाय की थी? गाय भी गायब कर दें।
चलें जी, 15 रुपये मैंने क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि रिपेयर एक बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है। बहरहाल फॉर्मूला सुन लें, टोटल माइनस नॉट अलाउड विल गिव यू वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत है। बेटा 50 बिस्किट पड़े हैं, 10 को हाथ में लगाना, ये छोटे भाई के हैं तो 40 अलाउड है, 40 को आप खा जाए। यहां पे आप कह रहे हो ये उसी का इनकम बिजनेस का। अच्छा जी, नाउ कम ऑन दिस न्यूमेरिकल ऑन पेज 132। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला न्यूमेरिकल शुरू होने लगा। जे डॉट जुनैद जमशेद हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। उसने सेल की है 5000 की, परचेजेस किए हैं 1000 रुपए की, कपड़ों के थान वगैरह खरीदे होंगे, रीलें वगैरह खरीदी होंगी, पता नहीं क्या क्या खरीदा होगा, लेसें खरीदी होंगी। सैलरीज हैं कितने की जी? 300 की। रेंट एक्सपेंस है 150 का, और प्राइजेस अवॉर्डेड टू कस्टमर फॉर सेल प्रमोशन है 30 रुपए के। जे डॉट हैज नॉट विदहेल्ड द टैक्स ऑन परचेजेस अमाउंटिंग टू 700। परचेजेस वैसे टोटल कितनी है? 1000। परचेजेस टोटल कितनी है? 1000 में से किस पे टैक्स नहीं काटा? ये रुपीज इन थाउजेंड है ना, तो आखिर वाले 3 सिफर में उठा सकता हूं, उड़ा सकता हूं, क्योंकि ये 10 लाख रुपए है और ये 7 लाख रुपए है। तो 1000 में से किस पे टैक्स नहीं काटा? 700 पे टैक्स नहीं काटा। प्रोबेबली शायद ये हुआ हो कि 1000 रुपए के इसने कपड़ों के थान खरीदे हों, तो उन कपड़ों के थानों के अंदर जो है, जो इसने रीलें खरीदी हैं 700 वाली, उनके ऊपर मिसाल के तौर पे, या 700 कपड़ों के थान पे टैक्स काटना जो है वो भूल गया हो, बाकी 300 की जो रीलें खरीदी हैं उस पर टैक्स काट लिया हो। तो कोई भी रीजन बन सकती है, व्हाटएवर द रीजन में भी। या हो सकता है कि इसने 1000 रुपए के कपड़ों के थान खरीदे हैं, तो सफेद कपड़े इसने 700 के खरीदे, उन पर टैक्स काटना भूल गया, रंगीन कपड़े इसने 300 के खरीदे, उस पर टैक्स काट लिया, ये 300 कुछ और है। ठीक है जी, तो 1000 रुपया क्या है मेरी परचेज, सारी परचेज पे टैक्स नहीं काटा, या 700 की परचेज पे टैक्स नहीं? टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन 700। ठीक है जी, आगे चलें, 1 मिनट। फर्दर, नो टैक्स वॉज डिडक्टेड ऑन रेंट। नो टैक्स डिडक्टेड ऑन रेंट, रेंट पे करते हुए भी टैक्स नहीं काटा। फर्दर, नो टैक्स वॉज डिडक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ प्राइजेस। इसका मतलब यह है कि टैक्स डिडक्टेड कब कब कब? सैलरीज पे। सैलरीज पे इसने टैक्स काटा, एम्प्लॉइज को जब सैलरीज देने लगा था तो तब टैक्स काटा था। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं 5000, 300, 150 और 30 रुपए को। 1000 रुपए के लिए एक डिफरेंट रूल है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं 5000, 300, 150 और 30 रुपए पे डिस्कशन कर लेता हूं जी। मुझे बताएं, इसने मुलाजमीन को जब तनख्वाहें दी 300 रुपए की, तो उन पे टैक्स काटा? तो अगर टैक्स काटा मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हुए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लॉ कंप्लाई हुए या वायलेट हुए? लॉ कंप्लाई हुए। लॉ कंप्लाई हुए तो ये खर्चा बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, ये आपको माइनस करने की इजाजत है। क्या रेंट पे करते हुए आपने 150 रुपए का टैक्स काटा या नहीं काटा? तो रेंट पे करते हुए टैक्स नहीं काटा, तो क्या ये रेंट पे करते हुए अगर आपने टैक्स नहीं काटा, तो क्या लॉ कंप्लाई हुए या लॉ वायलेट हुए? तो वायलेट होने की सजा मिलनी चाहिए, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और प्राइजेस अवार्ड्स टू कस्टमर्स जो आपने पे किए हैं, क्या इसके पे करते हुए टैक्स काटा है या नहीं काटा? अगर टैक्स नहीं काटा तो लॉ कंप्लाई हुए या लॉ वायलेट हुए? लॉ वायलेट होने की सजा यह मिलनी चाहिए कि प्राइजेस को खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम सेल फिगर्स। सेल की फिगर से स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस जी। सेल बोले 5,000, एक बंदे ने बोला सेल, अच्छा सेल बोले 5,000 लेस, ये बोलता बोलता कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से कहता हूं अक्सर। अच्छा, लेस पर चेज। आगे चलें, सैलरी, रेंट और प्राइस। अच्छा जी, परचेज को मैं बाद में डील करूंगा। सैलरी पे करते हुए हमने टैक्स काटा है, तो ये खर्चा अलाउड होना चाहिए। अलाउड का मतलब है माइनस कर लें। क्या
रेंट पे करते हुए हमने टैक्स काटा है? नहीं, रेंट पे करते हुए टैक्स नहीं काटा। ये अलाउड होना चाहिए, नॉट अलाउड होना चाहिए? नॉट अलाउड होना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वैसे, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। रेंट कितना है? 150। सारा का सारा नॉट अलाउड है क्योंकि आपने इस पर टैक्स नहीं काटा, तो अलाउड कितना हो जाएगा? 0। टोटल रेंट था 150, सारा ही नॉट अलाउड है क्योंकि आपने टैक्स नहीं काटा, तो फिर अलाउ यानी माइनस करने की कितनी इजाजत है? लेकिन कैलकुलेशन आसान है इसलिए मुझे ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल से शो कर दें। रेंट खर्चे के तौर पे क्यों नहीं माइनस कर सकते? क्योंकि आपने टैक्स नहीं काटा। नेक्स्ट, प्राइजेस कितने दिए? 30 के। प्राइजेस पे करते हुए टैक्स काटा है या नहीं काटा? तो प्राइस पे करते हुए टैक्स नहीं काटा, तो खर्चा माइनस करने की इजाजत है या नहीं? नहीं। तो ये बात किसकी हो गई? जिन पेमेंट्स पे टैक्स काटेंगे वो खर्चे के तौर पे माइनस कर लेंगे, जिन पेमेंट्स पे टैक्स नहीं काटेंगे वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये तो बात हो गई इनकी। अब मैं मूव करने लगा हूं परचेजेस की तरफ। परचेजेस मेरी टोटल कितनी है? 1000। अभी नोट नहीं करना। परचेज मेरी टोटल कितनी है? 1000 में से कितनी परचेज पे टैक्स नहीं काटा? 700। कितनी पे काटा? 300। वो ना मुझे बताएं, बस टोटल परचेज बताएं। 1000। कितनी परचेज पे टैक्स नहीं काटा? 700 पे। परचेज में आपने एक काम करना है, हमेशा टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। टोटल में से नॉट अलाउड माइनस कर दें, व्हाट यू विल गेट? अलाउड। अब आपने नॉट अलाउड को ना वर्किंग से निकालना है। नॉट अलाउड को वर्किंग से निकालना है। वर्किंग क्या होगी? परचेज नॉट अलाउड की एक वर्किंग होगी, क्योंकि परचेज एक बड़ी अजीब सी चीज है। परचेज नॉट अलाउड की एक वर्किंग होगी। नॉट अलाउड की फिगर होगी लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? परचेज ऑन विच नो टैक्स इज डिडक्टेड। वो परचेज बताएं सवाल में अवेलेबल थी जिस पर टैक्स नहीं कटा था, 700। परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, 700। अगली चीज मुझे बताएं 20% ऑफ टोटल परचेज। ये रूल आपको बता रहा हूं, फिर सवाल के ऊपर फिगर्स देखते हैं। 20% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज सवाल में कितनी थी? 1000 या 700? 1000। 1000 का 20% 200। तो परचेज में बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। परचेज में आपने लेना है परचेज ऑन विच टैक्सेस ऑन विच परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। वो परचेज जिस पे टैक्स नहीं कटा वो तो 700 है। 20% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज कितनी है? 1000। 1000 का 20% 200। व्हाट इज लोअर? लोअर का नाम नॉट अलाउड। तो व्हाट इज टोटल? टोटल जरा दोबारा बताएं, व्हाट इज टोटल? 1000। व्हाट इज नॉट अलाउड एज पर वर्किंग? वर्किंग नॉट अलाउड की क्या करनी है? लोअर क्या आ गया? 200। तो नॉट अलाउड क्या हो गया? 200। तो एक ऐसी फिगर निकलने लगी है बाहर जो सवाल में अवेलेबल ही नहीं थी। वो क्या फिगर है? 800। 800 इज, बोले, अलाउड। 800 की परचेज माइनस करने की इजाजत है। अभी मैं आपको स्टिल नोट नहीं करने दूंगा, पहले मुझे ये जरा परचेज वाले कॉन्सेप्ट का एक सवाल आप जो है वो करके देंगे। पहले एक सवाल आप मुझे करके देंगे। एक बंदा कहता है मेरी सेल है 2000 और परचेज है 300, ठीक है। टैक्स इज नॉट डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ ₹40। 40 की परचेज पे टैक्स नहीं कटा, तो आप मुझे सॉल्व करके दे दें। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ये लोअर ऑफ हायर ऑफ की काफी हमने रिवीजन की हुई है काफी जगहों पे। क्वेश्चन नोट करें, साथ फिर सॉल्यूशन नोट करें, जल्दी करें।
जी मोहतरम, सेल कितनी? 2000। परचेज टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। वर्किंग, वर्किंग किसकी? नॉट अलाउड की वर्किंग। वर्किंग नॉट अलाउड लोअर ऑफ परचेज on which no tax is deducted. Can you tell me the purchase on which no tax is deducted? 40 या 20% of total purchase. Total purchase, guy, total purchase. What is total purchase? 20%, 60। अच्छा, अब ये ऊपर वाला लोअर आ रहा है, तो जो मर्जी लोअर आए, ऊपर वाला है नीचे वाला है, हमें तो लोअर उठाना है, तो लोअर क्या आ गया? 40। ये लोअर क्या है? नॉट अलाउड। आप टोटल बताएं। 300। नॉट अलाउड वर्किंग से आया करेगा 40। व्हाट इज अलाउड? 2। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, ये मैंने लाइन लगा दी, नीचे वर्किंग है। So it is how purchase will be dealt with. डस्टर किधर है? लाओ दिखाओ। सो आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब यू। ये सवाल एक दफा आपको दोबारा करके दिखाऊंगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम। चलें जी, शुरू करें। जे रॉट हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस। सेल कितनी है जी? 5000। अब नोट करना बंद कर दें, फिर आपने बगैर देखे नोट करना है। सेल कितनी आ गई? 5000। इसमें से परचेज माइनस होगी, लेकिन पहले जरा इजी मार्क्स ले लें। सैलरीज 300 रुपए की हैं, इन पे टैक्स काटा है, लॉ फॉलो हुआ है, तो बेहतर है फिर माइनस ही कर लें सैलरीज को। सैलरीज में तो कोई मसला नहीं, सैलरीज तो माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी क्योंकि इन पे टैक्स काटा है। रेंट पे टैक्स नहीं काटा, इसलिए रेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। प्राइजेस पर टैक्स नहीं काटा, इसलिए प्राइजेस एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। परचेज को जरा अजीब तरीके से लेके चलना है। परचेज को प्रॉपर तरीके से लेके चले। टोटल माइनस नॉट अलाउड विल गिव मी अलाउड। टोटल में से नॉट अलाउड माइनस कर दूंगा, अलाउड बाहर आ जाएगी। व्हाट इज टोटल परचेज? 1000। अब मैंने एक वर्किंग करनी है नॉट अलाउड की, वो नॉट अलाउड की हुआ करेगी वर्किंग। इसकी हेडिंग होगी परचेज डिसअलाउड या परचेज नॉट अलाउड। लोअर ऑफ परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एंड 20% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज। अच्छा जी, व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? टैक्स इज नॉट डिडक्टेड ऑन 700। अच्छा, व्हाट इज द 20% ऑफ टोटल परचेज? व्हाट इज द टोटल परचेज? टोटल परचेज, टोटल परचेज 1000। 1000 का कितने परसेंट? 20%। It comes to 200. What is lower? 200. 200 is not allowed. What is total? Total. What is not allowed? As per working. So what is allowed? 800. चलिए नोट कर लें, व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर नोट कर लें, क्वेश्चन पढ़ के किताब से। जी
उसमें से टैक्स काट के फिर उसको पे करेगा। तो सर वो जो रेंट इनकम होगी उसको फिर टैक्स डिडक्ट करेगा सर? नहीं, वो जैसे एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स कटा होता था वो एंड पे माइनस कर देता था एम्प्लॉय, कितना टैक्स मेरा ऑलरेडी किसी ने काट लिया हुआ है। इसी तरह की सिनेरियो वो होगा, तो वो जब वो अपनी इनकम बनाएगा तो कहेगा इतना टैक्स ऑलरेडी कट चुका है मेरा, तो वो माइनस कर लेगा ऑलरेडी डिडक्टेड के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, आ जाएं इधर। अच्छा भाई, ये सवाल की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम बिजनेस एज्यूमिंग योर कंप्यूटेशन शिल स्टार्ट फ्रॉम सेल। हमने सेल से सवाल शुरू किया ना 5000 से। एक तरीका ये भी होता है कि आप 3520 को लेकर चलें और सवाल सॉल्व करें, इसको कहते हैं उल्टा चलना। और पुत्र अभी सीधा चलना तो सीख ले, उल्टा चलना तो अभी हमने आज सीधा चलना सीखा है, इसलिए मैं रिक्वायरमेंट बी को नहीं पढ़ा, अभी उल्टा चलना भी कभी सीख लेंगे। मैंने 5000 पकड़ा है, उसमें से 800 क्या किया है, माइनस किया है, और 300 सैलरीज हैं, और बाकी मैंने ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट किया, जीरो भी माइनस किया, जीरो भी माइनस किया, तो जवाब क्या आ गया 3900। और ये हमने वर्किंग की थी, आपको पता है अभी 700 और 200, व्हाट इज लोअर 200, 200 वर्किंग से निकल आया करेगा। एक और भी तरीका है पॉइंट बी सॉल्व करने का, वो फिर कभी देखेंगे जब आप तैयार होकर आएंगे, मतलब ये कि तैयारी करके आएंगे। ओके, अब ये लॉ की जो लैंग्वेज है ये पढ़ लें। The disallowance in respect of purchase shall be up to 20% of purchase। ये असल बात है जो हाईलाइट करनी है। The disallowance in respect of purchase shall be up to 20% of purchase। अच्छा, इसको लिखना चाहिए था disallowance in respect of purchase should be lower of purchase on which no tax is deducted और 20% of total purchase whichever is lower। इसको ये लिखना चाहिए था, लेकिन ये ना बड़ी एक टफ इंग्लिश होती है जो ये लिख देता है कि डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। तो ये अप टू का लफ्ज़ इसने क्यों लिखा है, ये अगर आप चाहें तो मैं आपको समझा दूंगा ताकि थ्योरी आपको समझनी आसान हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ना समझाऊं तो एक आसान तरीका है जिससे ये थ्योरी कम से कम याद हो सके। न्यूमेरिकली अल्लाह का शुक्र है होगी ये चीज़ें। थ्योरी याद करने के लिए अगर अप टू की जगह मैं इक्वल बोलूं तो थ्योरी आसानी से याद हो जाएगी, बाद में इक्वल को काट के पेपर में अप टू लिख दीजिएगा। देखें, डिसअलाउंस फॉर परचेज शेल बी इक्वल टू 20% ऑफ परचेज, ऐसे मिसाल दे रहा हूं तो जरा आसान सी इंग्लिश लगी, डिसअलाउंस फॉर परचेज शेल बी इक्वल टू 20% ऑफ परचेज। लेकिन इसी इंग्लिश को पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना, कैसे लिख के आना है, द डिसअलाउंस फॉर परचेज शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। अब अप टू क्यों वो कह रहा है, ये जरा बात समझ लीजिएगा। अप टू का मतलब यही है लोअर ऑफ। अप टू क्यों कह रहा है, थोड़ी सी बारीक बात है। कहते हैं डिसअलाउ करो परचेज का 20% नहीं, परचेज के 20% तक डिसअलाउ करो, अप टू। वैसे कितनी परचेज है जिस पर टैक्स नहीं काटा, 700, और 20% ऑफ टोटल परचेज कितना है 200। कहते हैं द परचेज शेल बी डिसअलाउड अप टू 20% ऑफ टोटल परचेज। तो 20% ऑफ टोटल परचेज का मैंने डिसअलाउ कर दिया 200। ये तो अप टू वाली बात हो गई उधर। इधर अगर अप टू वाली बात लगाऊं तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। द डिसअलाउंस शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। डिसअलाउ होगा परचेज के 20% तक। अब जाहिर ये लग रहा है कि 60 डिसअलाउ होगा, नहीं नहीं नहीं, असल में आपने जुर्म थोड़ा किया है, इधर आपने जुर्म छोटा जुर्म किया है। परचेज का 20% 60 आ रहा है, और आपने जिस परचेज पर टैक्स नहीं काटा वो कितनी है। अब आपका जुर्म ही कम है तो फिर 60 क्यों मैं लेके जाऊं। द डिसअलाउंस शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेज का मतलब है 20% ऑफ परचेज तक डिसअलाउ होगा, इससे ऊपर डिसअलाउ कभी नहीं होगा, इससे नीचे हो सकता है डिसअलाउ। ये अप टू का मतलब होता है। अप टू का मतलब होता है इससे ऊपर डिसअलाउ नहीं होगा, यानी इससे ऊपर था पहले तो 700,
ये डिसअलाउ नहीं होगा, 20% तक डिसअलाउ होगा। और अप टू का एक और मतलब भी है कि इससे अगर नीचे फिगर हुई तो बेशक वो भी हो तो उसको भी डिसअलाउ कर देना। इस वजह से इधर 40 आया है, लेकिन थिंग इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। तकरीबन 70-80% लोगों को समझ आ गई होगी और बाकियों को समझने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी टाइम जाया होगा। तो न्यूमेरिकली कैसे करना है, चीजें हमें समझ आ गई हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। थ्योरी की हद तक एक फिक्रा बोलें, द डिसअलाउंस फॉर परचेज शैल बी अप टू 20% ऑफ टोटल परचेज, बस। अच्छा, परचेजेस कितने किस्म की होती हैं? 2 किस्म की। कुछ बिजनेसमैन क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल। और कुछ बिजनेसमैन क्या खरीदते हैं? फिनिश गुड्स खरीदते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। कुछ लोग बनी बनाई चीजें खरीदते हैं बिजनेसमैन, और कुछ बिजनेसमैन रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर उससे खुद चीजें बनाते हैं। तो परचेज 2 किस्म की हो सकती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ओके, चलिए जी, मेन चीज हमारी निकल गई है। तो पूरे सेक्शन 21 में ये एक कॉन्सेप्ट था जो जरा टेक्निकल था। इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट सेक्शन 21 में बड़े इजी हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। अब अगले सफ़े पे आ जाएं। सीए इंशाल्लाह हम कल करेंगे, सीए कल करेंगे, क्योंकि इसमें भी इसी किस्म की कैलकुलेशन है। तो अभी उस कैलकुलेशन के चक्कर में मैं आपको डालना नहीं चाह रहा, मजे मजे की चीज़ें बस करते हैं। पॉइंट डी तो बेजान सा पॉइंट है। अय्याशी अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। अय्याशी अगर लिमिट क्रॉस कर जाए तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो हमने पूछा लिमिट्स तो बता दो, क्या लिमिट्स हैं? लिमिट्स को बताने लगे भाई जनाब। वो कहते हैं इसके अंदर अंदर रहते हुए आप अय्याशी कर लो, ये वाली चीजें अलाउड है, इसके अलावा वाले डिसअलाउ हैं। तो ये खर्चे अगर आप एंटरटेनमेंट के कर लें तो ये माइनस करने की इजाजत है। वो कौन से खर्चे हैं? अच्छा, मजे की बात है, सेक्शन नॉट अलाउड चल रहे हैं और मिसालें आने लगी हैं अलाउड की। लिमिट्स बताने लगा ना ऊपर, उसने लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, तो फिर नीचे लिमिट्स बताओ आप हमें। तो फॉलोइंग एंटरटेनमेंट के खर्चे अलाउड है अगर आपने होली एंड एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए किए हैं? बिजनेस के लिए किए हैं। इसमें मैं पॉइंट बी से शुरू करने लगा हूं। इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर। आप बैठे हुए थे दुकान पर पाकिस्तान में, रशीद करियाना स्टोर पर, जॉन आ गया 2 किलो आटा और 3 किलो दाल और 1 किलो घी लेने। अब ये कौन सा कस्टमर है? आपने इसको एक लेयर खिला दी, ये एंटरटेनमेंट अलाउड है, आपको कोई मसला नहीं। ये एंटरटेनमेंट आपका नॉर्मल खर्चा है। आपने कहा जॉन कस्टमर बनेगा मेरा, जॉन मेरे कस्टमर बनोगे, जॉन ने कहा जान भी हाजिर है। तो फॉरेन कस्टमर दुकान पे आता रहता है? बोले आपकी दुकान पे नहीं आता होगा, वैसे कर रहे हो, आता रहता है फॉरेन कस्टमर दुकान पे। अच्छा, फॉरेन सप्लायर्स भी दुकान पे आते रहते हैं। सप्लायर और कस्टमर में क्या फर्क होता है? डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर। तो फॉरेन कस्टमर्स भी दुकान पे आते हैं, फॉरेन सप्लायर्स भी दुकान पे आते हैं। थोड़ी देर बाद सिम्सन आ गया, भाईजान मैं आपको गंदम बेचता हूं, देखो जरा जर्मनी की गंदम। तो फॉरेन सप्लायर्स भी आते हैं दुकान पे और फॉरेन कस्टमर्स भी आते हैं, और आप उनको खिलाते पिलाते भी हैं। तो ये जो खिलाने पिलाने का खर्चा है, दैट इज अलाउड एज डिडक्शन, कोई मसला नहीं। इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट बिजनेस प्रेमिसेस। ये ऊपर फॉरेन है तो ये कौन से कस्टमर होंगे? फिर लोकल होंगे ना, लोकल होंगे। थोड़ी देर बाद अकरम आ गया, थोड़ी देर बाद रशीद आ गया, सुने क्लियर मिल रही है। थोड़ी देर बाद अंजुम आ गया, थोड़ी देर बाद जो है वो अकरम आ गया, थोड़ी देर बाद जो है वो बशीर आ गया। चल यार सुने क्लियर खिला रहे हैं आप। तो लोकल कस्टमर्स की भी एंटरटेनमेंट होती रहती है ना। जैसे कॉलेज वाले ये कहें कि चलो जी सारे बच्चे आए हुए हैं तो लेस का एक पैकेट खोलो और खिलाओ बच्चों को। तो ओके, इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ लोकल कस्टमर्स एट बिजनेस प्रेमिसेस। अच्छा, मीटिंग्स तो शेयर होल्डर्स की साल में शायद एक दफा होती है। एजेंट्स वगैरह को आप बुलाते रहते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग साल में 3-4 हो जाती हैं। एम्प्लॉयज़ की मीटिंग तकरीबन हर महीने ही होती रहती है। तो मीटिंग्स वगैरह बिजनेस में अक्सर होती हैं, मीटिंग रूम्स में। तो उधर आप कोई भी खिलाना पिलाना चलाएं, कोई मसला नहीं, अलाउड है। इनकम एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। आपके दफ्तर में एक दरख्त थी, उसकी शाखें निकल आई, तो नहीं निकली, निकल आई शाखें, तो आपने अपनी नई ब्रांच ओपन की। अपनी से मुराद अपनी नहीं, आपने अपनी दुकान की, आपने अपनी दुकान की नई ब्रांच ओपन की। तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि आपको पता है कानिश गुब्बारे शुबारे आप पढ़ाएंगे उसके ऊपर, तो वो खर्चा नॉर्मल है, माइनस करने की इजाजत है। जिसको समझ नहीं है उसको ना समझा करें। तो अब रिवाइंड करके सुन रहे हैं, ओके। अच्छा जी, तो ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस के नॉर्मल हैं और एंटरटेनमेंट होती रहती है, ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, अब मोहतरम ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाहर के मुल्क में चले जाएं और वहां एंटरटेनमेंट करें। मिसाल के तौर पे आपको अपने दुकान का सामान लेने के लिए बाहर के मुल्क में जाना पड़ा। आपने सोचा कि चने जो है वो मैं चाइना से खरीदता हूं जाके। तो आप चने चाइना से खरीदने के लिए चले गए माशाल्लाह। तो वहां भी जॉन, वही वाला जॉन मिल गया, तो उधर उसने उसे खिलाना चाहिए था, लेकिन उधर भी आपको खिलाना पड़ा। तो इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट। तो बाहर के मुल्क, इधर आया जॉन तो आपने इधर उसको खिलाया पॉइंट बी में,
और बाहर के मुल्क में आप चले गए तो उधर उनको खिलाना चाहिए था, लेकिन उधर भी जाके आप ही खिला रहे हैं। तो ये खर्चा कौन सा होगा बोले? इनकट आउटसाइड। इनकट घर से बाहर निकलेंगे, नहीं लेवल चेक करें, मुल्क से बाहर निकलेंगे। इनकट आउटसाइड हाउस, नहीं आउटसाइड पाकिस्तान, ऑन एंटरटेनमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, इस पूरे सेक्शन में सिर्फ एक चीज समझने वाली है, ये वाली जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन की है, बाकी चीजें तो आसान है। कोक का हेड ऑफिस है मिसाल के तौर पे हॉलैंड में, तो वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का कोई फंक्शन किया जिसपे इनका खर्चा आया $200 मिलियन। तो ये $200 मिलियन खर्चा आया, तो कोक ने कहा कि हमारी नजर में ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि ये वर्ल्ड वाइड नशर हुआ है और ये एंटरटेनमेंट का फंक्शन इतना बड़ा है कि मेरी नजर में सारे मुल्क वालों को इससे फायदा होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो कोक की ब्रांच थी, इनको कहा गया कि भाईजान, ऊपर देख रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान में जो कोक की ब्रांच थी, इनको कहा गया कि भाईजान $1 मिलियन जो है वो खर्चा आप बर्दाश्त करें। हमारा जो पूरा इवेंट हुआ है ना एंटरटेनमेंट का, इसमें $1 मिलियन खर्चा आप बर्दाश्त करें। तो ये $1 मिलियन पाकिस्तान वालों को बिल्कुल खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत होगी। ये इनका अपना खर्चा है या हेड ऑफिस ने एलोकेट करके दिया है? तो हेड ऑफिस कई दफा खर्चा एलोकेट करके दे देता है, तो ब्रांच उस खर्चे को बर्दाश्त करती है, और ये खर्चा ब्रांच के लिए एक जेन्युइन और बड़ा रीजनेबल खर्चा है, ये भी ब्रांच को माइनस करने की इजाजत हो। लेकिन ब्रांच ये नहीं कहेगा कि पूरा 200 मिलियन में माइनस कर लो। ब्रांच वही खर्चा माइनस करेगी जितना ब्रांच को चार्ज किया है किसने? हेड ऑफिस ने। ये जरा इंग्लिश पढ़ें, समझ आ रही है? वेयर एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर बाय हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने अपना खर्चा किसको शिफ्ट कर दिया? ब्रांच को। तो वो ब्रांच के लिए नॉर्मल खर्चा है, कोई मसला नहीं, माइनस कर ले ब्रांच। तो 1 मिलियन इज अलाउड एज इंटर पेमेंट। 1 मिलियन रिटेनमेंट के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। ओके, कैन आई मूव? ओ यार, कौन बोला? ओके गाय, चले जा रहे। अच्छा जी, तो ये सारी लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स को आपने क्रॉस नहीं करना, इनके अंदर चलते हुए खर्चा अलाउड है। A reduction will be allowed where खर्चा is incurred on persons related directly to business। क्या मतलब? बिजनेसमैन सिर्फ उनको खाना पिलाना कर सकता है जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं। अगर बिजनेसमैन अपने चचा को, ताया को, फूफा को ले आए और उनको लाके खिला रहा हो दफ्तर में, तो फिर क्या ये फैमिली गैदरिंग्स के खर्चे भी बिजनेस का एक्सपेंस हैं या ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है? तो किन लोगों पे खर्चा करने? जिनका ताल्लुक आपके बिजनेस से है, रिलेटेड डायरेक्टली टू बिजनेस। कहते हैं एंटरटेनमेंट होती क्या है? खाना खिला देना, चाय बिस्किट बोतल चीनी वाले बिस्किट खिला देना, रिफ्रेशमेंट, मजे करते हैं, एंड रीजनेबल रहने की सहूलत दे देना। और रीजनेबल रहने की सहूलत दे देना, ये नहीं कि जॉन आया तो भाईजान ये फुटपाथ करीब है, 4 रुपये आपको ला देते हैं, तकिया भी एक चाहिए होगा आपको, तो ठीक है, एक चादर ऊपर लेने के लिए मच्छर मच्छर होते हैं इधर, हाथ धो गया। तो रीजनेबल रहने की सहूलत देनी है आपने उसे, इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इन हो सकते हैं नॉर्म्स पाकिस्तान में फुटपाथ की चल पड़े, वो भी ठीक है, फिर अगर चल ही रही है तो फिर और बात है। तो इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका कारोबार छोटा है, बड़ा स्मॉल स्केल है, और आप जॉन को जो है वो 7 स्टार होटल में ठहरा रहे हो, पता चला आपको अपनी दुकान की बिल्डिंग बेचनी पड़ी है इसके लिए। तो ये फिर आगे बिजनेस की नॉर्म नहीं है, चादर देख के जो है वो पांव फैलाओ। हाँ जी, नहीं वो अब ये ना जो खर्चे जो मर्जी एंटरटेनमेंट के माइनस करें, ये थोड़ा सा जजमेंटल है। अब प्रैक्टिकली ये होता है कि एफबीआर वाले आके आपकी पहले देखते हैं आपकी वर्थ कितनी है, तो उसके मुताबिक भी डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी एंटरटेनमेंट, ये जजमेंटल सी चीजें हैं। ओके, बहरहाल फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मीट मी आफ्टर क्लास। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये अगर लिमिट्स हैं तो लिमिट्स क्रॉस कैसे हो सकती हैं? लिमिट्स क्रॉस ऐसे हो सकती हैं कि आपने अपने इलाके के बेगर्स की मीटिंग बुला ली,
और उनको बुला के खाना खिला रहे हैं। वो लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं भाईजान, ये क्या हो रहा है? खुदा का खौफ करो, ये कौन सी इंटरटेनमेंट हो रही है? तो ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है मांगने वाले। इसी तरह आपने ऐसे लोग बुला लिए जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करते थे। क्रिकेट और हॉकी टीम इकट्ठी एक बस में जा रही थी, ओए बस रोको, आज यार खाना खा लो थे। हद होगी यार, ये इनका क्या ताल्लुक है आपके बिजनेस से? तो ये खर्चे फिर माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो विद इन नॉर्म्स होने चाहिए। अगर इन लिमिट्स को आप क्रॉस करेंगे तो ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं थी। और आपने देखा आपके चाचा जा, चाचा जी इधर आए, चलो जी लैम्ब रोस्ट मंगवाओ जी, 18,000 रुपए की लैम्ब आ रही है, चलो जी चाचा जी खाएंगे। और हद होगी, ये बिजनेस का कौन सा खर्चा है? खिलाना है, चचा जा रहे हो उनको, लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं डालना। ये ना कहीं के खिलाना भी नहीं। ओके जी, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ अभी समझा दूंगा, फिर हम क्लोज करते हैं डिस्कशन इसकी और किसी टेस्ट की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड वगैरह, ये जो खर्चे होते थे ये एम्प्लॉयर के लिए खर्चे थे। ठीक है मोबाइल वाले भाई, देखो जब आप कंसंट्रेशन से ऐसे बैठे होते हो ना, तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड वगैरह ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे मोहतरम आपको पता है ये एम्प्लॉय के लिए इनकम है और एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है। क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी जेब से प्रोविडेंट फंड के पैसे देता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जिसे कहते थे। एम्प्लॉयर अपनी जेब से ग्रेजुएटी के पैसे देता है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से पेंशन के पैसे देता है। तो ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे एम्प्लॉयर के लिए खर्चे हैं और एम्प्लॉय के लिए इनकम है। आपको पता है ये जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, कभी ये अप्रूव्ड होते थे या रिकॉग्नाइज जिसे हम कहते थे, और कभी ये अनअप्रूव्ड होते थे। अगर एम्प्लॉयर ने सोचा कि एम्प्लॉय को मैं रिटायरमेंट के वक्त प्रोविडेंट फंड के पैसे दूं और एम्प्लॉयर ने उस प्रोविडेंट फंड को हुकूमत के कमिश्नर से जाके अप्रूव नहीं करवाया, तो एम्प्लॉयर को सजा ये मिलेगी कि इसने जितने भी पैसे दिए, एम्प्लॉय तो ये सोचता है ना कि ये जो मुझे पैसे मिले हैं ये इनकम है या एग्जाम्प्ट है, लेकिन एम्प्लॉयर ये सोचेगा ये अलाउड है या नॉट अलाउड। क्योंकि जिसके पैसे मिल रहे हो वो सोचता है या इनकम चार्जेबल है या एग्जाम्प्ट है, और जो पैसे देने वाला हो वो क्या सोचते हैं, अलाउड है या नॉट अलाउड है। तो हम टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट की डिस्कशन आज करने लगे हैं या अलाउड नॉट अलाउड की, क्योंकि हमने एम्प्लॉयर के जूते पहन लिए। देखें जूतों की तरफ, हमने किसके जूते पहन लिए? एम्प्लॉयर के जूते पहन लिए। फील अच्छा, तो ये प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी फंड एम्प्लॉयर ने कमिश्नर से अप्रूव नहीं कराया। एम्प्लॉयर ने ये सुस्ती की, बिजनेसमैन ने, कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त ग्रेजुएटी देना भी चाहते हैं लेकिन कमिश्नर को ये अरेंजमेंट अप्रूव नहीं करा सका। तो एम्प्लॉयर को सजा मिलेगी कि ये खर्चा माइनस करने की इजाजत बोले 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 नहीं है, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अच्छा बच्चा था, अगर एम्प्लॉयर अच्छा बच्चा था और इसने प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी फंड कमिश्नर वगैरह से, एफबीआर वगैरह से अप्रूव करवा लिया, तो एम्प्लॉयर ने अच्छी हरकत की है। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में खर्चा माइनस करने की इजाजत, साफ वाले का मुंह देखे खुला है, चेक करें, बांधे तो उसमें मसला है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर ये देख के भी उसका मुंह बांध है ना तो फिर उसमें मसला है। उसका मतलब है उसे हैरानी की कैफियत उसके अंदर नहीं पैदा की हुई, ये अल्लाह कोई डेफिशिएंसी है उसके अंदर कि हैरानी की कैफियत उसमें पैदा नहीं होती। तो अप्रूव्ड करके भी डिडक्शन नॉट अलाउड, सॉरी अनअप्रूव्ड करके भी डिडक्शन नॉट अलाउड, अप्रूव्ड करके भी डिडक्शन नॉट अलाउड, और उसका मुंह नहीं खुल रहा तो ही हैज सम सीरियस प्रॉब्लम्स। ओके, अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर होगी, मादरत। लेकिन हाउएवर, अब उसका मुंह बंद हो गया, हाउएवर सुन के, ठीक है। हाउएवर, ताहम, ताहम, तातुम, ताहम, ताहम डिडक्शन विल बी, बोले बोले बोले, इसका मतलब है कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं ना। ताहम डिडक्शन विल बी अलाउड इफ अरेंजमेंट्स ऑफ टैक्स डिडक्शन आर मेड, इफ अरेंजमेंट्स ऑफ टैक्स डिडक्शन आर मेड। इसका मतलब जरा बता दें, आसान सा मतलब है, इफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन आर मेड। क्या ऐसा हो सकता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो इसको पैसे मिलने लगे वो टैक्सेबल हो? कैसा हो सकता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो इसको पैसे मिलने लगे उन पे इसने एम्प्लॉय ने टैक्स देना हो, ये वाले पैसे मिल रहे हो और एम्प्लॉय ने टैक्स देना हो, तो वो जो एम्प्लॉय ने टैक्स देना है वो काटना किसकी जिम्मेदारी है? तो अगर एम्प्लॉयर साबित कर दे कि मैंने अरेंजमेंट कर लिए मैं टैक्स काटने के, तो फिर एम्प्लॉयर को यह खर्चा माइनस करने की इजाजत मिल सकती है। मैं इस बात को जरा वाजे करने लगा हूं कि कैसी सूरत में एम्प्लॉयर को क्या कहते हैं जरूरत पड़ सकती है टैक्स काटने की। हमने पेज 106 पर, खोलने की जरूरत नहीं, हमने पेज 106 पर पढ़ा था कि बोर्ड से अगर ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव हो जाए तो ऐसी सूरत में
एम्प्लॉय को सिर्फ 3 लाख तक ग्रेचुटी माफ है। अब ये कौन सी वाली ग्रेचुटी है? अप्रूव्ड वाली। सारी, मैं एम्प्लॉय के एंगल से बातें कर रहा हूं, सारी माफ या सिर्फ 3 लाख माफ? अब अगर एम्प्लॉयर ने इसको 10 लाख दे दिया, इधर देख रहे हैं, अब अगर एम्प्लॉयर ने इसको 10 लाख दे दिया है तो 10 लाख में से कितनी माफ? बाकी 7 लाख टैक्सेबल। वो जो 7 लाख टैक्सेबल है वो इनकम में ऐड होगी एम्प्लॉय की। जब इनकम में ऐड होगी तो इनकम पे टैक्स काटना किसकी जिम्मेदारी? तो अगर एम्प्लॉयर कह दे मैं इंशाल्लाह इसका टैक्स काट लूंगा, तो फिर ऐसी सूरत में हुकूमत भी खुश होगी और कहेगी ये खर्चा आपको मैं माइनस करने दूंगी। और अगर एम्प्लॉयर कहे कि नहीं 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 मैं टैक्स नहीं काटूंगा या मैं भूल जाऊंगा टैक्स काटना, पता नहीं क्या बने, तो फिर ऐसी सूरत में खर्चा क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस बात को सुन के पॉज पे लगा दें। कल इंशाल्लाह इस पे 5 मिनट में दोबारा बात करूंगा। पहले ये वाला नोट कर लें, इस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। इस बारे में आपने कोई मेरे से सवाल नहीं पूछना क्लास के बाद। कल इंशाल्लाह 5-7 मिनट दोबारा इस पे लगाएंगे। अच्छा, कंडीशन बता दें क्या है खर्चा अलाउ कराने की? बस एम्प्लॉयर वादा कर ले कि मैं इसका टैक्स काटूंगा। जैसे आज काफी जगहों पे हमने टैक्स कटवाया उसका। नोट कर लें, ये पॉइंट ई है, वो पॉइंट एफ है, और ये आप हैं। जल्दी नोट करें। जी बिल्कुल, एक भाई ने निचले ली। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? ओ, छींक होती है। अभी कोई कहेगा स्नीज होती है। पश्तो वाला ओके, पश्तो वाले नहीं माइक लेके बता रहे उधर से। इधर कोई पश्तो वाला बैठा नहीं हुआ। बता दिए क्या कह रहे हैं? क्या खैर, पश्तो के वर्जन भी डिफरेंट है ना। एक तो जैसे क्या वो आतुशे, आतुशे, और आप क्या कह रहे हो? शोए शोए। इंट्रो शेंट्रो पढ़ी नहीं आपने यार? ये जो पठान लोग होते हैं ना, बहुत लाइक लोग मुझे जिंदगी में मिले हैं। एक बच्चा यहाँ BRS तकरीबन में ख़त्म करवाने वाला था, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इंट्रो में। तो अब बेसिक्स भी गुजर चुकी हुई थी, जनरल लेजर, ट्रायल, बैलेंस शीट, P&L। मैंने उससे कहा भाईजान आप अगली दफ़ा पेपर दें। कहते नहीं सर हम इस दफ़ा देगा, आप चेक करो, हमें कोई मसला ही नहीं। अरमान खान उसका नाम था, और उसने पास किया पेपर। कोई अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं पढ़ी थी। BRS से क्लासेस ज्वाइन की उसने, पता नहीं बेसिक्स कहाँ से कवर की उसने, और पहले उसने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं हुई थी। ओके, पंजाबी भी बड़े लायक होते हैं, पता चले डिस्क्रिमिनेशन शुरू होगी। अच्छा, फील ना किया करें चीजें, कोई ऐसी चीज दिल में फील हो ना, क्लास के बाद आके क्लियर कर लिया करें। छोटे छोटे दिल होते हैं कि दिलों में चीज रह जाती है। ओके, अब ये ना हो सारी कोई आगे क्लियर करने बैठे हों, कोई आ जाए करें 1-2 दिन बाद। चलें जी, ओवर। बस होगी ना, क्या मुझे लगता है साथ बातें सुन रहे थे। ओके, अच्छा जी, वो असेसमेंट में आया था कौन कौन एसोसिएट होता है, उसको जरा देख लेते हैं। अच्छा भाई, एक टेस्ट हुआ था असेसमेंट का, अगर आपने नहीं भी दिया कोई मसला नहीं। मिस्टर ए ने माउस कंपनी के 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए थे। असेसमेंट 1 का क्वेश्चन था। इस वजह से मिस्टर ए और माउस कंपनी आपस में क्या बन गए? एसोसिएट्स। क्लियर होगी ये बात? और कोई नहीं बना। मिस्टर ए ने, आपको याद होगा, कैट कंपनी के 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए थे, इसलिए मिस्टर ए और कैट कंपनी आपस में क्या बन गए थे? अटेंटिव है, अटेंटिव है, अटेंटिव है। ओके, क्योंकि मिस्टर ए वही मिस्टर ए है। भाईजान प्लीज प्लीज ऐसे क्या कर रहे हैं, इधर देखें। क्योंकि मिस्टर ए वही मिस्टर ए है, तो कैट कंपनी और माउस कंपनी इसलिए आपस में एसोसिएट बन गई कि मिस्टर ए अकेले ने दोनों में 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए थे। तो फिर कौन है मिस्टर ए? सवाल बता देता, फिर अंजुम लिखता और अकरम लिखता। आगे चलें। पैरेट कंपनी ने, पैरेट कंपनी के शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदे में 50 या उससे ऊपर। इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट और पैरेट कंपनी आपस में क्या बन गए? एसोसिएट। और वही वाला मिस्टर ए, इसने पैरेट कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं 50 या उससे ऊपर, इसलिए मिस्टर ए और पैरेट कंपनी भी क्या बन गए? एसोसिएट। क्योंकि मिस्टर ए ने हर जगह लूट मचाई हुई है, तो इस वजह से मिस्टर पैरेट और माउस भी एक ही बरादरी के निकले,
और पैरट और कैट की भी नानी एक निकली, तो ये दोनों भी एक ही बिरादरी के निकले, क्योंकि मिस्टर ए इनमें अकेला खड़े होकर ओन कर रहा है ये शेयर्स। शुक्र है ए चला गया, वरना तो पता नहीं एसोसिएट ही नहीं खत्म होने थे। पिजन और रेस्ट कंपनी इसलिए एसोसिएट है, ऊपर देख रहे हैं, पिजन और रेस्ट कंपनी इसलिए एसोसिएट है कि 50 या उससे ऊपर शेयर्स जो है वो रेस्ट कंपनी ने पिजन के खरीदे हुए, और सी और पिजन इसलिए एसोसिएट है कि सी ने 50 या उससे ऊपर शेयर पिजन कंपनी के खरीदे हुए, और रेस्ट कंपनी और मॉन्की कंपनी आपस में एसोसिएट है क्योंकि रेस्ट ने मॉन्की के 80 या 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं, और सी की वजह से कोई लुट नहीं मचेगी क्योंकि सी इधर 20% शेयर खरीदे हुए। लेकिन क्योंकि रेस्ट कंपनी ने दोनों जगह शेयर 50 या उससे ऊपर खरीदे हुए हैं, इस वजह से मॉन्की और पिजन के भी चाचू एक ही निकले, तो ये दोनों आपस में क्या बन गए? एसोसिएट। होल्ड ऑन, आई विल टेल यू व्हेन द थिंग्स आर टू बी वाउंड अप या वाइंड अप। अच्छा, पॉइंट नंबर बी, पांचों में से कौन सी पब्लिक कंपनी है? भाईजान एक तो पैरट पब्लिक कंपनी है क्योंकि इसके फेडरल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हैं, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन थी ये, पब्लिक कंपनी डेफिनेशन, और क्योंकि चौथी और पांचवी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इस वजह से चौथी और पांचवी कंपनी भी क्या है? पब्लिक कंपनी। चौथी और पांचवी कंपनी भी क्या है? पब्लिक कंपनी। ओके, कौन कौन से, विच वन? आप में से कौन कौन, विच वन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग हमने समझा पता नहीं ट्रेडिंग कर रही होगी। अच्छा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये टेस्ट अभी अभी ताजा ताजा वाला सवाल है। इसने डिसाइड किया है कि अपने शेयर होल्डर बबलू को लोन दे दे। आपने टैक्स इंप्लीकेशन बतानी है शेयर होल्डर पे और कंपनी पे। शायद आपको याद हो कि अगर कंपनी प्राइवेट है और अपने शेयर होल्डर को लोन दे, तो हमने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा था कि ऐसी सूरत में ये जो है पेज नंबर 58 पे पढ़ा था, अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड इनकम बनेगी और कंपनी क्या करेगी? इस पे टैक्स काटेगी। तो ये तो पहले का जवाब हो गया। इफ का मतलब होता है एज्यूम करें। अब एज्यूम करें कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड है, तो मोहतरम मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड है तो ऐसी सूरत में नो टैक्स इंप्लीकेशंस, यानी कंपनी प्राइवेट तो है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में शेयर होल्डर को अगर आप लोन दें तो वो लोन ही समझा जाएगा, इट विल नॉट बी डिविडेंड इनकम। और आखिरी बात ये थी कि अब आप एज्यूम करो कंपनी प्राइवेट ही है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, बल्कि इसका कारोबार है लोगों को लोन देना। तो ऐसी सूरत में हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस में कि अगर आपका कारोबार है लोन देना तो फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, तो ये डिविडेंड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, और ना करने की वजह से क्या होगा? इसके ऊपर टैक्स लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ना कंपनी आपका टैक्स काटेगी। इसमें जो इतना सा सवाल था 1 और 2 ये पास पेपर का था, जाके ढूंढ लीजिएगा चैप्टर 5 में, और 3 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से डाला था। ओवर। इसका सोल्यूशन आज मैं अपलोड कर दूंगा।